नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज़ की हेल्थ से रिलेटेड हैं। और पिछले 2 वीडियोज़ जो मैंने करंटली डाले हैं वो एंडोमेट्रियोसिस नामक प्रॉब्लम पर हैं। आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस पर मेरे पहले 4 वीडियोस और आ चुके हैं जिसमें मैंने डिटेल में एंडोमेट्रियोसिस क्या है, उसके सिम्टम्स और उसका एक ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए, ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम एंडोमेट्रियोसिस की जो प्रॉब्लम है उसके एक स्पेशल पहलू पर डिस्कशन करेंगे और ये है कि जब एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी सिस्टम यानी पेशाब की सिस्टम पर अपना प्रभाव दिखाता है या जब एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है तो इसका क्या समाधान है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये टॉक की शुरुआत है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि एंडोमेट्रियोसिस जो है यूरिनरी सिस्टम का ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, पर ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जो इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं। तो आज का डिस्कशन इसीलिए इस पर होगा। शुरू करने के पहले एक बेसिक बात बता दूं कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें यूट्रस के अंदर या बच्चेदानी के अंदर जो लेयर होती है या जो कोशिकाएं या टिश्यू की लेयर होती है जिसे मेडिकल लैंग्वेज में एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो ये जो लेयर है नॉर्मली ये केवल यूट्रस के अंदर ही इसकी नॉर्मल पोजीशन है और हर महीने के अनुसार ये जो एंडोमेट्रियम की अंदर की लेयर है ये बढ़ती है, घटती है और पीरियड्स के दौरान बाहर आती है। इसकी नॉर्मल पोजीशन यूट्रस के अंदर ही है जैसा मैंने अभी बताया। यदि किसी कारण से अगर ये टिश्यूज़ एंडोमेट्रियम की टिश्यूज़ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में स्पेशली नीचे के पेल्विक एरिया में प्रेजेंट हो जाएं तो फिर इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर एंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, हिंदी में कहें तो कोशिकाएं हैं, ये अगर अपनी जगह छोड़कर एबनॉर्मल एरियाज़ में प्रेजेंट होंगी, गलत जगहों पर प्रेजेंट होंगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटेस्टाइन के ऊपर या आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं यूरिनरी पार्ट्स के ऊपर, तो फिर इन जगहों पर हर मासिक चक्र के दौरान जैसे चेंजेस यूट्रस के अंदर आते हैं वहाँ पर भी इन गलत जगहों पर भी इस प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं और इस एरिया पर हर मासिक में जैसे ब्लीडिंग होती है वैसे ब्लीडिंग हो सकती है। और क्योंकि ये गलत जगह पर सेल्स लोकेटेड हैं तो बॉडी जो है इनके प्रति रिएक्ट करती है और इस के कॉन्सिक्वेंस की वजह से, इसकी वजह से गलत जगहों पर नोड्यूल्स या हार्ड एरियाज बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस या डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस। तो आज इसी का हम एक जनरल पहलू इस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक है यदि एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी सिस्टम पर इफेक्ट करने लगे या इसकी जो डीप एंडोमेट्रियोसिस है उसकी प्रॉब्लम अगर यूरिनरी सिस्टम पर अपना प्रभाव डालने लगे तो पेशेंट को क्या परेशानी हो सकती है, आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करी जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इस डिस्कशन को करने का उद्देश्य ये है कि मैं पिछले काफ़ी सारे सालों से एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी पर स्पेशलाइज करती हूँ और काफ़ी बार मैं ये देखती हूँ कि स्पेशली जो यूरिनरी ट्रैक्ट का एंडोमेट्रियोसिस है वो सालों साल नज़रअंदाज हो जाता है। कई बार पेशेंट्स गायनेकोलॉजिस्ट और डिफरेंट गायनेकोलॉजिस्ट्स के पास जाकर अलग अलग ओपिनियन लेते हैं, लेकिन ये वाला पहलू यूरिनरी ट्रैक्ट को डायग्नोसिस
होने वाला पहलू सही से हो नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली, और एवरेज में 6 से 12 साल लग जाते हैं कई बार इस मर्ज को सही तरीके से पकड़ने में, यूरिनरी सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट पकड़ने में, एंड समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर भी हो चुकी होती है, और किडनी को भी कभी कभी किसी किसी पेशेंट को ऑलरेडी काफ़ी डैमेज इसकी वजह से हो सकता है। यदि यही प्रॉब्लम कुछ सालों पहले डायग्नोज हो गई होती तो किडनी का डैमेज आसानी से बचाया जा सकता था। तो पहले हम ये देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी पेशाब का जो सिस्टम है, जिसमें आता है किडनी से निकलने वाली ट्यूब्स जिन्हें यूरेटर कहा जाता है, और पेशाब की थैली जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, और फाइनल बाहर जाने की जो नली है पेशाब की जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये यूरिनरी सिस्टम हो गया। इसको यदि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी है, ये सिस्टम एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त है, तो इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट एंडोमेट्रियोसिस। परसेंटेज में यदि आप देखना चाहेंगे तो जो नॉर्मल एंडोमेट्रियोसिस से ग्रस्त महिला है या पेशेंट है, उनमें करीब करीब 20 से 50% लेडीज़ को यूरिनरी ट्रैक्ट की एंडोमेट्रियोसिस का स्मॉल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यानी इनको सिवियर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन जो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी एक भाग डिजीज़ से थोड़ा इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम सिवियर इन्वॉल्वमेंट की बात करें, जिसे हम कहते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस, या और सही बोलूं तो डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें ये यूरिनरी ट्रैक्ट के जो ऑर्गन्स हैं, जैसे हो गया आप यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, मेनली ये ऑर्गन्स पूरी तरह से डीपली एंडोमेट्रियोसिस से ग्रसित हो जाएं, तो इसकी परसेंटेज काफ़ी कम है। आप कह लीजिए अराउंड 1 to 6% ऑफ दोज पेशेंट्स जो ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस के नोन पेशेंट्स हैं। तो ये तो हो गई परसेंटेज। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं या लक्षण क्या होते हैं एंडोमेट्रियोसिस की महिला में जिसको यूरिन की सिस्टम इफेक्ट हो गई है एंडोमेट्रियोसिस से। तो सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि ज़्यादातर पेशेंट्स में जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट का एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत ज़्यादा सटीक लक्षण कई बार नहीं होते। काफ़ी वर्षों के बाद ये इसीलिए ये डिज़ीज़ काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक अनडायग्नोज्ड रह जाती है, और इसीलिए मैंने बताया कि ये एक डायग्नोस्टिक चैलेंज होती है। सिम्टम्स कई बारी खाली वेग सिम्टम्स हो सकते हैं। वेग कहने का अर्थ है कि बिल्कुल सटीक सिम्टम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, या पेशाब से ही रिलेटेड पेशेंट को परेशानी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल जो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम हैं, जिनमें से सबसे कॉमन है पीरियड्स के दौरान पेल्विक एरिया में दर्द होना, या फिर नॉर्मली भी पेल्विक या नीचे श्रोणी के भाग में, या आप कह लीजिए पेट के निचले भाग में क्रॉनिक पेन होना, यानी जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन। ज़्यादातर लेडीज़ को यही दो लक्षण ज़्यादा होते हैं। कुछ परसेंटेज ऑफ महिलाएं ऐसी हैं जो पेशाब के सिम्टम्स मैनिफेस्ट करती हैं या दिखाती हैं, जिसमें से मेनली पेशाब करने के टाइम पर दर्द होना, जिसे कहा जाता है डिसयूरिया, या फिर नेक्स्ट सिम्टम किसी किसी को रेयरली होता है कि पेशाब में ब्लीडिंग दिखना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं हीमेटूरिया। अब हर लेडी को पेशाब करते समय पेशाब में ब्लीडिंग दिखे ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी लेडी को जिसमें यूरिनरी ब्लैडर काफ़ी ज़्यादा हद तक ग्रस्त हो जाता है, या उसकी पूरी लेयर्स या पूरी थिकनेस में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उनको फिर ये ब्लीडिंग जो दिखती है पेशाब के दौरान ये दिख सकती है। और कभी कभी ये जो ब्लीडिंग होती है पेशाब करने के दौरान ये केवल पीरियड्स के दिनों में दिखती है, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक हीमेटूरिया, यानी
साइकिल जब आती है आपकी जब पीरियड आती है, तब पीरियड की ब्लीडिंग के अलावा जब यूरिन पास होगी तो यूरिन में भी ब्लीडिंग दिखेगी। हो सकता है बैक एक, यानी पीठ में, निचले भाग की पीठ में दर्द होना भी एक सिम्टम हो। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियोसिस के बाकी सिम्टम हैं वो हो सकते हैं, जैसे सेक्स के टाइम पर या इंटरकोर्स करने के टाइम पर पेन होना, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्पैरियूनिया कहते हैं। दुर्भाग्यवश करीब करीब सिवियर एंडोमेट्रियोसिस के 2% पेशेंट तक किडनी डिजीज से ग्रसित हो सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम की डिजीज से ग्रसित हो सकते हैं, और इतनी हद तक ग्रसित हो सकते हैं कि किडनी या एक किडनी का उनका फंक्शन समाप्त हो जाए या किडनी टोटली डैमेज हो जाए, जिसे हम कहते हैं साइलेंट रीनल या किडनी फंक्शन लॉस। साइलेंट इसलिए क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता कि उसकी एक किडनी काम नहीं कर रही है, क्योंकि दूसरी किडनी होती है ओवरटेक करने के लिए, काम दिखाने के लिए। और जैसे मैंने अभी बताया, बहुत सारे सिम्टम्स इस पेशेंट को, किडनी इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट को जल्दी समझ में नहीं आते, उनके डायग्नोसिस में, उनकी डॉक्टर्स को कई बारी डायग्नोस सही से करने में डिले हो जाती है। अब हम देखते हैं, ये तो हो गए सिम्टम्स। इसके बाद हम एक संक्षिप्त में देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है या जो हमारा पेशाब का सिस्टम है, ये काम कैसे करता है। तो बेसिकली पेशाब का जो सिस्टम होता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, बेसिकली ब्लड को फिल्टर करने का या ब्लड में जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है, उसको साफ करने का काम होता है यूरिनरी सिस्टम का। तो जो खून है वो किडनीज में जाता है। किडनी जो है, इसमें से खराब जो पदार्थ हैं या जो हमारी बॉडी के अब जो काम करने में जो खराब चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, वो अपनी तरफ ले लेती है और इनको यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती है। तो किडनी ब्लड फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है, और जब यूरिन बन जाती है तो ये यूरिन पतली पतली 2 ट्यूब्स के माध्यम से, और इन ट्यूब्स को मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है यूरेटर। तो ये जो ट्यूब है, ये दोनों साइड से नीचे आती हैं और ये ट्यूब उतर कर पहुंचती हैं पेशाब की थैली, जिसे कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर। अब ये यूरेटर खुलता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिन धीमे धीमे दिन भर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डिपॉजिट होती है या जमा होती है। अब जो यूरिनरी ब्लैडर है वो इलास्टिक टिश्यू का बना होता है, यानी इसकी जो दीवार है वो आराम से स्ट्रेच हो सकती है। जब एक लिमिट के बियॉन्ड इसमें यूरिन इकट्ठी हो जाती है तो हमको पेशाब करने की डिज़ायर या इच्छा महसूस होती है, और जब हम रेडी हो जाते हैं यूरिन पास करने के लिए तो यूरिनरी ब्लैडर इस यूरिन को बाहर एक छोटी सी नली, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, इसके माध्यम से बाहर छोड़ देता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट का जो एंडोमेट्रियोसिस है, ये ज़्यादातर पेशाब की थैली यानी कि ब्लैडर, और जो ये पतली पतली नलियां हैं जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जा रही हैं, जिन्हें कहा जाता है यूरेटर, इन दोनों जगहों पर यूरिनरी सिस्टम का एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादातर परसेंटेज में इन्वॉल्व होता है। किडनी का इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर है, असंभव नहीं है, पर बहुत रेयर है। तो अब हमने देखा कि यूरिनरी सिस्टम असल में हमारे शरीर में काम क्या करता है, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर यूरिनरी सिस्टम के कोई भी पार्ट पर एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी होगी या इसकी गांठें इस एरिया को ग्रसित करेगी, तो ये 2 तरीके से इस एरिया की वर्किंग पर नुकसान पहुंचा सकती है। पहला तो एंडोमेट्रियोसिस के दाग या उसके डिपॉजिट्स जब इस सिस्टम पर पड़ते हैं तो चारों तरफ ये जो यूरिन की जो ले जाने वाली पाइप्स हैं या यूरेटर है, इन पर अगर ये चारों तरफ इफेक्ट करें तो इनके चारों तरफ एक
लेयर बन जाती है या इनके चारों तरफ ये जो गांठ है इनको दबा देती है। जब ये ट्यूब्स जो यूरिन किडनी से ब्लैडर पर पहुंचा रही हैं ये दबने लगती हैं तो किडनी के ऊपर उल्टा प्रेशर यूरिन का बढ़ जाता है और इसे कहते हैं हम बैक प्रेशर, यानी उल्टे डायरेक्शन का प्रेशर। धीमे धीमे अगर ये लंबे समय तक उल्टे डायरेक्शन का प्रेशर बढ़ा रहे तो ये पाइप पर सूजन आ जाती है और किडनी पर भी उल्टे प्रेशर की वजह से सूजन हो जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है हाइड्रोयूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब जाहिर सी बात है अगर किडनी पर उल्टा प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी जो ब्लड फिल्टर करने की कैपेसिटी है या क्षमता है वो उतनी धीमे धीमे खराब होती जाएगी और प्रेशर अगर बहुत सालों तक पड़े और हाई डिग्री का प्रेशर पड़े, यानी अगर ये छोटे ग्रेड से मीडियम ग्रेड से सीवियर ग्रेड तक, हायर ग्रेड तक प्रेशर धीमे धीमे बढ़ते जाए तो किडनी पर उसके काम करने की कैपेसिटी या किडनी का फंक्शन धीमे धीमे कम हो जाता है। यही बीमारी कई बार यूरिन की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर पर ग्रसित करती है और इसकी दीवार को इन्वॉल्व कर लेती है। उसकी वजह से इसकी दीवार पर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं जिसे डीप इन्फिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोटिक नोड्यूल्स कहा जाता है और इसकी वजह से सीवियर पेन हो सकता है और ब्लीडिंग के दौरान यूरिन पास करने के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है। कई बारी जो यूरेटर की जो पाइप है वो जो है ये बहुत लंबे रास्ते हमारी बॉडी में ट्रैवल करती हैं, यानी ये जो यूरेटर है ये किडनी से निकलती है और नीचे की तरफ उतरकर यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचती है। इस लंबे रास्ते में कई बार जब यूरेटर जाता है तो उसके नीचे काफ़ी सारी बॉडी की नर्व्स होती हैं। नर्व्स यानी नसें जिन्हें कहना चाहिए। तो ये जो नर्व्स हैं ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जा रही होती हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर का जो काम है कि यूरिन निकाले बाहर, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें या स्क्वीज़ करें और यूरिन छोड़ें, और जब यूरिन धीमे धीमे इकट्ठी हो रही है तो रिलैक्स करे उसकी दीवार और आराम से यूरिन एक लेवल तक इकट्ठी होने दे। तो ये सब काम जो हैं ये जो नर्व्स जो नसें यूरिनरी ब्लैडर को जा रही हैं ये संचालित करती हैं। यदि ये डिजीज़ या एंडोमेट्रियोसिस की जो डिपॉजिट्स हैं ये यूरेटर के नीचे जाने वाली नर्व्स पर भी अगर पड़ जाएं या उसके ऊपर एंडोमेट्रियोसिस की डिपॉजिट आ जाए तो ये नर्व्स का काम या नसों का काम भी प्रभावित हो जाता है, जिससे और यूरिनरी फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हर पेशेंट को सेम डिग्री का एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी ट्रैक्ट का नहीं होता, इसीलिए हम एंडोमेट्रियोसिस जो यूरिनरी सिस्टम पर प्रभावित कर रहा है उसको हम दो तरीके के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं पहला या सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस, ऐसा एंडोमेट्रियोसिस जो ऊपरी सतह पर ही अभी पहुंचा है, तो एक ये प्रकरण होता है। और दूसरा जैसे मैंने अभी बताया डीप एंडोमेट्रियोसिस या सिवियर कह लीजिए, जब ये पूरे सिस्टम की जो ऑर्गन है उसकी पूरी लेयर्स को या उसकी पूरी दीवार पर ये ग्रसित करे। तो इसलिए जो सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जैसे लक्षण बढ़ते जाते हैं तो कई बार इसका ये संकेत होता है कि डिजीज़ बढ़ रही है। अब देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी सिस्टम का इसको डायग्नोज करने के लिए क्या टेस्ट्स या क्या इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी हैं। तो बेसिकली आपको यहीं पर मैं बता दूं कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जिनमें पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि गायनेकोलॉजिस्ट खुद जो इस डिज़ीज़ से वाकिफ़ है, जो इस डिज़ीज़ के मैनेजमेंट में तजुर्बा रखता है, इस डिज़ीज़ के मैनेजमेंट की स्किल रखता है, सर्जिकल स्किल रखता है, वो आपको एग्जामिन करें। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस का।
इसके अलावा सोनोग्राफी या रूटीन सोनोग्राफी, जिसे ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कहा जाता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार MRI नाम की जांच, स्पेशली अगर यूरिनरी सिस्टम का एंडोमेट्रियोसिस सस्पेक्ट हो रहा है, इसका हमको ऐसा संकेत है, तो भी कराया जाता है। इससे हमको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जानकारी मिलती है यूरिनरी सिस्टम के बारे में। इसके अलावा यूरोसीटी यानी सीटी यूरोग्राफी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। ये एक तरह का सीटी स्कैन है जो जिसमें एक स्पेशल दवा डालकर आपकी किडनी की सिस्टम, किडनी की फंक्शनिंग और जो यूरेटर की ट्यूब है ये ग्रसित है नहीं है, ये सारी बातें हमको इससे मालूम पड़ सकती हैं। कई बार किडनी कितना काम कर रही है, अगर बहुत लंबी सालों से चलने वाली बीमारी है, अगर आपको बाकी की आपकी रिपोर्ट्स में ऐसा लगता है कि किडनी पर ऑलरेडी काफ़ी बैक प्रेशर आ गया है, तो फिर किडनी की कितनी एक्चुअली फंक्शन चल रही है वो देखने के लिए एक स्पेशल रीनल स्कैन होता है जिसे स्किन स्कैन कहते हैं, ये भी कई बार किया जाता है। इसके अलावा एक स्पेशल दूरबीन की जांच, जिसमें दूरबीन या जिसे हम कहते हैं सिस्टोस्कोपी, जिसमें नीचे के मार्ग से एक छोटी दूरबीन डालकर, सिस्टोस्कोप जिसे कहते हैं, डालकर यूरिनरी ब्लैडर की अंदर की एरिया पूरी देखी जाती है और एंडोमेट्रियोसिस का जो एरिया है वो लोकेट किया जाता है, कितना इन्वॉल्वमेंट है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, कितना एंडोमेट्रियोसिस की गांठ ने कितना अंदर प्रभाव डाला है, इसकी डायग्नोसिस भी करी जाती है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक जांचें। इसके अलावा कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, किडनी के फंक्शन के लिए ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, जिनके बारे में आज हम बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही आपके लिए बहुत है कि आपको इतना समझ में आए कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस रूटीन और अदर देन रूटीन आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं यदि आपको ये स्पेशल सब ग्रुप ऑफ एंडोमेट्रियोसिस यानी यूरिनरी सिस्टम का एंडोमेट्रियोसिस है। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एकदम क्लियर कर दूँ कि एंडोमेट्रियोसिस का मैनेजमेंट हर पेशेंट के लिए यूनिक होता है। बहुत ज़रूरी है पेशेंट को ये बात समझना कि जिस डॉक्टर को एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट का तजुर्बा है और स्किल है सर्जरी की, उसके पास जाया जाए, क्योंकि स्पेशली यदि आपको रेयर एरियाज़ का एंडोमेट्रियोसिस है, यानी ऐसी जगहों का एंडोमेट्रियोसिस है जो नॉर्मली ज़्यादा पेशेंट्स को नहीं होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंटेस्टाइन के मार्ग का, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के मार्ग का, कई बार नर्व्स का एंडोमेट्रियोसिस होता है, शायाटिक नर्व वगैरह का, या जो नसें बॉडी की जो नर्व्स हैं वो ग्रसित होती हैं। तो अगर इन रेयर एरियाज़ का एंडोमेट्रियोसिस है तो फिर और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं होता। फिर आप ऐसे पर्सन के पास जाएं, ऐसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं जो इनको पहचान सके, उनकी डिग्री कितनी इन्वॉल्व है वो सही से पता लगा सके और मोर इम्पॉर्टेंटली इसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके। नॉर्मली हर पेशेंट जो एंडोमेट्रियोसिस का मरीज़ है उसको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उस पेशेंट की लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए अंग्रेज़ी में कहें तो पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करा जाता है या टेलर किया जाता है। हिंदी में बोले तो आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट लाइफ में क्या है, यदि आपको आगे प्रेगनेंसी चाहिए तो आपके सिस्टम को कैसे बचाया जाए और साथ ही साथ एंडोमेट्रियोसिस का रोग कैसे हटाया जाए, और यदि आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कैसे फिर पूरी तरह से उसका निवारण हो। ये अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती हैं। मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट मेडिकल ड्रग्स द्वारा, मेडिसिन द्वारा भी होता है, सर्जरी द्वारा होता है, और बहुत सारे पेशेंट्स में कंबाइंड टेक्निक भी लगती है। एक बात बता दूं, अगर
आज जो हम बात कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम की, अगर एंडोमेट्रियोसिस यूरिनरी सिस्टम का है और केवल बहुत सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल यानी ऊपर की सतह पर ही है और डीप नहीं पहुंचा है, यानी गहराई में एंडोमेट्रियोसिस ने यूरिनरी सिस्टम को नहीं ग्रसित किया है, तो इसका मैनेजमेंट हो सकता है नॉर्मली दवाइयों से, या आपके जो डॉक्टर नॉर्मली आपकी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज कर रहे हैं उससे दवाइयों से भी हो जाए, और हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत ना भी पड़े। पर यदि डीप एंडोमेट्रियोसिस ऑलरेडी हो चुका है और ये आपकी पेशाब की नली या यूरेटर को ग्रस्त कर चुका है या यूरिनरी ब्लैडर को ग्रस्त कर चुका है इतनी डिग्री तक कि यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन या काम करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या फिर बैक प्रेशर बढ़ रहा है किडनी की तरफ, तो फिर सर्जरी ही इसका बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन होता है। फिर आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है। यदि आप या आपके डॉक्टर आपको छोड़ देंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के लिए या दवाइयों पर, तो अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यूअस बैक प्रेशर की वजह से किडनी का फंक्शन परमानेंटली डैमेज होने का चांस होता है। इसीलिए ये बात याद रखें कि सर्जरी एज अ मैनेजमेंट फॉर डीप एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी मैनेजमेंट का सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। मेडिकल मैनेजमेंट पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि ये इस यूरिनरी सिस्टम के एंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू नहीं है, पर सर्जरी पर हम आज ज़रूर बात करेंगे क्योंकि स्पेशली अगर यूरिन का मार्ग ग्रसित है एंडोमेट्रियोसिस से तो सर्जरी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सर्जरी जो होती है ये हालांकि बहुत तरीक़ों से हो सकती है। ये लैप्रोस्कोपी के माध्यम से, 3D लैप्रोस्कोपी के माध्यम से, रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से, और इवन पेट खोल के भी कुछ लोग कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना है कि सर्जरी मिनिमल एक्सेस रूट से यानी लेप्रोस्कोपी या 3D लेप्रोस्कोपी रूट से बेस्ट करी जाती है, और इसका एक सिंपल कारण है कि जो प्रिसिशन या जो एक बारीकी से सर्जरी इस माध्यम से होती है और जिस तरह से छोटी छोटी डिजीज़ की डिपॉजिट और क्लियरेंस हमको दिख सकता है, वो कोई भी दूसरी तरीके से करना उतना इजी नहीं है। तो सर्जरी प्रेफरेबली 3D लेप्रोस्कोपी से होनी चाहिए। सर्जन आपका ऐसा होना चाहिए जो इसमें तजुर्बे वाला हो, जो पूरी क्लियरेंस आपको एज फार एज पॉसिबल दे सके और आपका डिजीज़ रिकरेंस यानी डिजीज़ वापस होने की चांस मिनिमाइज हो सके। अब जो सर्जरी होती है वो बहुत तरीके की हो सकती है। सर्जरी यदि हम आज दो मेन पहलू पर ही डिस्कशन कर रहे हैं, यदि यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली इन्वॉल्व है या यूरेटर इन्वॉल्व है, क्योंकि यही दो कॉमन एरियाज हैं इन्वॉल्वमेंट के, तो अगर डीप एंडोमेट्रियोसिस है यूरिनरी ब्लैडर का, तो पहले ये देखा जाता है कि कितना पार्ट आपकी पेशाब की थैली की जो दीवार है वो कितने परसेंटेज में एंडोमेट्रियोसिस की गांठ से ग्रसित हो गई है। ये देखा जाता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर की जो इन्वॉल्वमेंट है वो अंदरूनी सतह तक पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी, कितना बड़े साइज़ का आपको इन्वॉल्वमेंट है यानी उसका माप कितना है, और लास्टली जो यूरिन की जो ट्यूब है जहां वो अंदर खुलती है यूरिनरी ब्लैडर में, इससे कितनी दूरी पर ये डिजीज़ का जो डिपॉजिट है या जो गांठ है वो कितनी दूर पर सिचुएटेड है। तो बहुत डिटेल में इस समय नहीं बताऊंगी, पर इन सब चीज़ों का पूरा अनुमान लेकर सर्जरी का डिसीजन लिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन कितने डीप में आपकी यूरिनरी ब्लैडर की दीवार अफेक्टेड है, उस डिग्री से अलग अलग तरह की
सर्जरी करी जा सकती है। यदि बिल्कुल ऊपरी सतह पर शुरुआत की प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस की, यानी जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर की जो बाहर की दीवार है उसकी केवल ऊपरी सतह पर ही एंडोमेट्रियोसिस की गांठ है, तो इसे सिर्फ सर्जरी से बाहर की तरफ पर निकाल दिया जाता है। इसे बोलते हैं शेविंग। यदि पूरा नहीं बीमारी अंदर तक घुसी है तो केवल खाली आधी या पार्शियल थिकनेस में दीवार इन्वॉल्व है, तो उस पार्ट को काट के निकाला जाता है, उस पार्ट को एक्साइज किया जाता है। और यदि पूरी तरह से ग्रसित है या गांठ पूरी तरह से अंदर की सतह तक आ गई है तो उस एरिया को पूरा निकाल कर यूरिनरी ब्लैडर उस एरिया में खोलकर वापस रिपेयर किया जाता है। ये अलग अलग लेवल की सर्जरी हो सकती है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, यानी यूरेटर, यानी जो यूरिन की नली जो किडनी से ब्लैडर की तरफ आ रही है, अगर इस पर इन्वॉल्वमेंट है या इसके चारों तरफ डिजीज़ ने या एंडोमेट्रियोसिस ने इस ट्यूब को चारों तरफ से लपेट लिया है और इसे दबा दिया है, जिसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी बाहर से दबाने वाली बीमारी जो यूरेटर की ट्यूब को दबा दे, एक्सट्रिंसिक यूरेटरिक एंडोमेट्रियोसिस। तो इसका इलाज भी सर्जरी है। सर्जरी लेप्रोस्कोपी या 3D लेप्रोस्कोपी के दौरान पूरी चारों तरफ की जो बीमारी है उसको पूरी तरह से हटाया जाता है और ये जो यूरिन की नली है, जो यूरेटर है, इसको कंप्लीटली फ्री किया जाता है। अब अगर ये बहुत ज़्यादा यूरिन की नली को इन्वॉल्व करती है, उसकी दीवार को भी पूरी तरह से ग्रसित करती है, तो कभी कभी वो पार्ट जो बहुत ख़राब हो चुका है एंडोमेट्रियोसिस से, उसको हटाकर जो नली के बाकी बचे हुए एंड्स हैं उनको जोड़ा जाता है, या कभी कभी ये जो नली है इसको वापस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बिठाया जाता है, जिसे कहते हैं री इम्प्लांटेशन सर्जरी। और यदि खाली काट के जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं यूरेटरिक री एनास्टोमोसिस। तो अलग अलग लेवल की ये सर्जरीज होती हैं। ये सारी ही सर्जरीज कॉम्प्लेक्स सर्जरीज या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज की कैटेगरी में ज़रूर आती हैं, पर यदि आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा वरी करने की कोई बात नहीं है। ये आजकल अच्छी तरह से होती हैं, इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और अच्छी सर्जरी के बाद आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट रिलीफ विद लीस्ट रेट ऑफ रिकरेंस आएगा। कभी कभी यदि बहुत सीवियर डिजीज़ है तो हम पेशाब की नली में एक ट्यूब, अगर ब्लैडर की डिजीज़ है तो 10 से 14 दिन तक एक नली या कैथीटर जिसे कहा जाता है आपको ऑपरेशन के बाद वो रहेगा। इससे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। इसी तरह से अगर कभी यूरेटर यानी पेशाब की जो नली है उसमें बहुत ज़्यादा डिजीज़ है तो हम अंदर से एक ट्यूब यूरेटर के अंदर डालते हैं जिसे कहा जाता है स्टेंटिंग या स्टेंट का प्रोसीजर। तो ये भी कभी कभी 6 से 8 सप्ताह तक छोड़ा जाता है और उसके बाद एक छोटी सी प्रोसीजर से इसको निकाल लिया जाता है। इस टाइम पीरियड में अंदर की रिकवरी पूरी हो जाती है। तो हालांकि संक्षिप्त में कहूँ, सर्जरी इस तरह की हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। इनको सही से पहचानना, डिज़ीज़ की सिवियरिटी को सही से पहचानना, प्रॉपर डायग्नोसिस करना, सही डॉक्टर्स की टीम के पास जाना, इन सही डॉक्टर्स की टीम में एक अच्छा गायनेकोलॉजिकल लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो इस बात को समझते हैं उनके पास जाना, साथ में यूरोलॉजिकल सर्जन्स की टीम, जब कंबाइंड टीम अप्रोच होता है तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। टाइम पर अगर डिज़ीज़ पकड़ में आ गई तो किडनी को कोई डैमेज नहीं होता और लाइफ में भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे मेंटेन रहती है। तो आज का जो ये डिस्कशन था ये यूरिन के सिस्टम को ग्रसित करने वाला, अफेक्ट करने वाला एंडोमेट्रियोसिस पर था। ये क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम नहीं है पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स के लिए जो ये प्रॉब्लम से परेशान हैं। तो इसलिए
क्योंकि ये मेरे बहुत सालों का काम है और मैं, हालांकि ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल है, पर जिसको इसकी प्रॉब्लम है ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम का रहेगा, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आज के लिए इतना ही। नमस्कार।